अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं हूँ आरती और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में आयुर्वेद जीवन का विज्ञान। दोस्तों, आज हम आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। ये दिन हमें अपने प्राचीन ज्ञान परंपरा और जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए और इसके महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। ये दिन धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धन्वंतरी देवता को स्वास्थ्य और चिकित्सा का देवता भी कहा जाता है। भारत सरकार ने 2016 में इस दिवस को आधिकारिक रूप से मनाना शुरू किया ताकि देश दुनिया में आयुर्वेद का महत्व और बढ़े। दोस्तों, आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ये विषय न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बल्कि संपूर्ण ग्रह के कल्याण के लिए आयुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डालता है। आयुर्वेद को जीवन के विज्ञान के रूप में देखा जाता है, जो लोगों और पर्यावरण के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देता है। आयुर्वेद शब्द दो भागों से मिलकर बना है, आयु यानी जीवन और वेद यानी ज्ञान, अर्थात आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान जो केवल बीमारी का इलाज नहीं करता बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। ये हमें बताता है कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही असली स्वास्थ्य है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ फास्ट फूड, तनाव और अनियमित दिनचर्या हमारी साथी बन चुकी है, वहीं आयुर्वेद हमें सिखाता है प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ और जीवन को स्वस्थ बनाओ। दोस्तों, कहा जाता है कि आयुर्वेद की शुरुआत लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत में हुई थी। इसे विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति माना जाता है। ऋग्वेद और अर्थवेद में आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। बाद में आचार्य चरक ने चरक संहिता और आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। चरक को चिकित्सा का जनक और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की अद्भुत जानकारी है, यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी का भी उल्लेख इसमें मिलता है। यही वजह है कि आयुर्वेद को केवल भारतीय नहीं बल्कि वैश्विक धरोहर भी माना जाता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि कैसे संतुलित दिनचर्या, उचित आहार और मानसिक शांति से हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। कहते हैं कि यदि हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा लें तो बहुत सी बीमारियां हमें छू भी नहीं सकती। आयुर्वेद की यही खूबसूरती है, ये रोकथाम पर ज्यादा जोर देता है, इलाज से भी पहले। इसलिए आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर लौट रही है, चाहे वो योग हो, पंचकर्म हो या फिर जड़ी बूटियों का अद्भुत खजाना। दोस्तों, आप देखेंगे कि आज का जीवन तेज रफ्तार का हो गया है। सुबह से लेकर देर रात तक भाग दौड़, तनाव, असंतुलित आहार और नींद की कमी हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। नतीजा ये है कि उम्र से पहले ही थकान, सिर दर्द, मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। ऐसे में आयुर्वेद हमें याद दिलाता है, रोग से पहले स्वास्थ्य की रक्षा करो। यानी कि अगर हम अपने खान पान, दिनचर्या और आदतों में सुधार कर लें तो अधिकांश रोगों से बच सकते हैं। आयुर्वेद का वास्तविक महत्व क्या है, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी कैसे मदद करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका क्या संदेश है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं विस्तार से हमारे आयुर्वेद विशेषज्ञ प्रोफेसर वैद्य कमलेश शर्मा जी। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान क्यों कहा जाता है? आरती, आपने बहुत सही पूछा। आयुर्वेद वस्तुतः जीवन का विज्ञान ही है। यह केवल चिकित्सा विज्ञान मात्र नहीं है। जीवन का विज्ञान इसलिए कहते हैं कि ये जीवन जीने का सलीका, जीवन जीने का आचार संहिता, आधुनिक भाषा में कहें तो स्वस्थ जीवन जीने की जो एसओपी है, हजारों हजार साल से हमारे जो साइंटिस्ट है ना, जिनको हम ऋषि मुनि के नाम से जानते हैं, वे सब जीवन विज्ञानी थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने अनुसंधान करके, अनुभव करके फिर जो शास्त्र में लिखा, ऐसी स्वस्थ जीवन जीने की एसओपी, आचार संहिता
ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद का इतिहास देखा जाता है कि बहुत ही समृद्ध है और आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के बीच में आयुर्वेद को आप किस रूप में देखते हैं? जो संसार भर की जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका कोई न कोई बीज आयुर्वेद से ही लिया गया है। हम उठाकर देखेंगे इतिहास में तो यह एक अकेली चिकित्सा पद्धति है इस समय जितनी प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें, और वह इसकी विशेषता इसको बाकी सब चिकित्सा पद्धतियों से खास बना देती है। वह विशेषता यह है कि अन्य चिकित्सा पद्धतियां रोग होने के पश्चात उपचार की व्यवस्था करती हैं, उपचार हो तो हो नहीं तो केवल उनको मैनेज करती हैं। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति या जीवन शैली है जो रोग पैदा ही न हो इसका इंतजाम भी करती है। इसलिए इसका जो पहला प्रयोजन है प्रिवेंशन पहले करिए, उसके बाद भी अगर रोग हो जाते हैं तो फिर इसकी चिकित्सा करिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि संसार भर में जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उन सब में पुरानी किंतु वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति, वैज्ञानिक जीवन शैली बताने वाली एक पद्धति जिसका नाम आयुर्वेद है, और उसका ओरिजिन आयुर्वेद में हजारों हजार साल पहले या यूं कहें कि जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से आयुर्वेद की विद्यमानता है। तो जैसा देखा जाता है कि आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों की बात अक्सर की जाती है, तो क्या आप हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं उनको सरल भाषा में थोड़ा सा समझा सकते हैं कि इनका हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? देखिए, ये हमारा आयुर्वेद का या भारतीय संस्कृति का ये मानना है ये सारी सृष्टि पंच महाभूतों से बनी हुई है। शब्द पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनका संक्षिप्त संस्करण या इनको हम यूं कहें कि हमारे शरीर में इनका जो बायोलॉजिकल प्रतिनिधित्व करने वाले 3 दोष जिन्हें हम वात, पित्त, कफ, वायु पित्त या कफ कह सकते हैं, तो शरीर में जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं वो सब वायु के कारण होती हैं। वो चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो। दिल धड़क रहा है हार्ट के कारण, शरीर में खून पहुंच रहा है तो वायु के कारण, सारे शरीर में गति हो रही है किसी प्रकार की वायु के कारण, शरीर में श्वास की गति हो रही है वो वायु के कारण, शरीर में निर्माण के लिए जो सेल्स का डिवीजन होता है वह वायु के कारण। पित्त का काम है शरीर में जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम खाना खाते हैं वो खाना सीधे के सीधे खून में डाल देंगे, यदि हम दूध को हम अगर इंट्रावेनस चढ़ा देंगे तो काम नहीं करेगा ना। परंतु जो भी भोजन हम कर रहे हैं, खाते हो पेय हो, वो सब का सब ट्रांसफॉर्म होकर शरीर के अनुकूल बनाना ये काम है पित्त का। और शरीर में जो भी मास यानी ठोस सॉलिड कोई भी चीज है जिससे निर्माण होता है, रॉ मटेरियल जिससे बनता है, उसे हम कफ समझ सकते हैं। ये नेचुरल फॉर्म है। परंतु इन्हीं तीनों की जब विकृति होती है, इनमें किसी भी प्रकार से गड़बड़ी होती है, तो फिर इनका जो नेचुरल काम है वो पूरी तरह से हो नहीं पाता, उसके कारण से रोग पैदा होते हैं। तो यूं समझें कि जब ये नेचुरली अपना काम करते रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इनमें किसी भी प्रकार की अननेचुरलिटी, विषमता, कमी बेशी, घटाबड़ी होती है तो फिर यही तीनों दोष रोग के भी कारण बनते हैं। जैसे आजकल की जो जीवन शैली है इसमें लोग तनाव, गलत खान पान और भाग दौड़ के कारण जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं, तो आयुर्वेद जो है ऐसे लोगों को क्या सुझाव देता है? बहुत सुंदर आरती आपने अच्छी बात पूछी। अभी इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई, और भागदौड़ भरी जिंदगी या यूं कहूँ कि 3 साल का बच्चा जो क्रेच में जा रहा है वहां से लेकर के 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, हर व्यक्ति कुछ तनाव में है, हर व्यक्ति चिंताग्रस्त है, उसके सामने हर समय कुछ न कुछ लगा ही रहता है। आयुर्वेद इस विषय में कहता है कि थोड़ा धीरज धरिए, साथ चलिए। 3 बातें व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो 3 मुख्य बातें सरल भाषा में समझाएं तो खान पान, रहन सहन और आचार विचार। हमने अपना खान पान बिगाड़ लिया। रात को 2 बजे भी सड़क पर आपको स्विगी और जोमैटो के डिलीवरी बॉय दिखाई देंगे, वह समय नहीं है भोजन करने का। रात को 2 बजे युवा सो रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं। कहने को भी कह देते हैं कि हमने 7 घंटे की नींद पूरी कर ली, परंतु मेरा उनसे कहना है स्लीप टाइम इज इम्पोर्टेंट बट टाइमली स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट। 7 घंटे पूरा होना तो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वो 7 घंटे कौन से है। किसी भी स्थिति में 10-11 बजे तक सोना, और आप जल्दी न भी उठे तो कम से कम सूर्योदय से पहले उठेंगे तो नींद का पूरा लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ संस्कार में बताया है कि समय पर भोजन करना। तो जैसे नींद के विषय में मैंने कहा क्वालिटी फूड इज इम्पोर्टेंट बट
टाइमली फूड इज मोर इम्पोर्टेंट। रात का समय विश्राम के लिए होता है। हम रात में भी, देर रात में भी इस शरीर को विश्राम देने के बजाय उस पर खाने का बोझ डाल रहे हैं। हमारी आंतें, हमारे लिवर जो हमेशा प्रकृति के साथ चलना चाहते हैं, हम उनको गैर प्राकृतिक काम करने के लिए मजबूर करते हैं और उसके बाद हमारा नुकसान होता है। खाने का संस्कार हमारा इतना बदल गया कि आपस में दो विरोधी चीजों को भी एक साथ खाते हैं। गर्म गर्म गुलाब जामुन और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, अच्छी भली रसमलाई और साथ में केरी का पानी। तो कुछ चीजें आपस में बहुत विरोधी होते हैं, कुछ रस के कारण, कुछ उनके गुणों के कारण, कुछ उनके स्पर्श के कारण, कुछ उनकी पोटेंसी के कारण। इन सब बातों का ध्यान करके पारंपरिक रूप से जो हमारे बुजुर्गों ने खान पान की जो एसओपीज बनाई है, उनका पालन करते हुए खान पान का ध्यान रखेंगे, समय पर भोजन करेंगे, समय पर नींद लेंगे, पूरी नींद लेंगे, समय पर बिस्तर छोड़ेंगे। ये खान पान और रहन सहन से संबंधित बातचीत हुई। तीसरा विषय रह जाता है आचार विचार। आज हमारी जैसी दृष्टि है, हमारे सामने वैसी ही सृष्टि हो जाती है। अति महत्वाकांक्षा, हम अपने परिश्रम का लाभ तो जरूर लें, मिलना ही चाहिए, परंतु बिना परिश्रम किए शॉर्टकट्स के आधार पर झूठ, छल, कपट, प्रपंच करके कुछ अधिक पाने की लालसा के कारण हमने बहुत से मनोरोगों को प्राप्त कर लिया है। बहुत संक्षेप में मन के रोगों का निदान यानी कारण आयुर्वेद बताता है। हमने जिस चीज की इच्छा की वो नहीं मिली या नहीं मिला, या हमने जिसको नहीं चाहा वह मिल गया, तो मानस रोग हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे ये पद मिले, मैं चाहता हूं कि मुझे ये प्रतिष्ठा मिले, मैं चाहता हूं कि मुझे ये व्यक्ति मिले। ये जब नहीं मिलता है तो मैं मानस रोगी हो जाता हूं। या मैं जिस पद को नहीं चाहता, मैं जिस पोस्टिंग को नहीं चाहता, मैं जिस जॉब को नहीं चाहता, या जिस व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता, वो मेरे जीवन में आ जाता है, मिल जाता है, तो भी मानस रोगों का कारण बनता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि थोड़ा धीरज पूर्वक ज्ञान, विज्ञान, स्मृति और योगाभ्यास से हम इस प्रकार के मानस रोगों से बच सकते हैं। इसलिए आज के यूथ को अब समझ आ जाना चाहिए कि जिस पश्चिम के अंधानुकरण में हम दौड़ते जा रहे हैं, उन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अब हमको भारतीय जीवन शैली में ही आना पड़ेगा। पिछली शताब्दी की एक बहुत बड़ी नेत्री हुई है संसार की, जिसका नाम हुआ है मार्गरेट थैचर, जो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री रही। उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उन्होंने कहा कि संसार के कल्याण का मार्ग भारतीय गांव के परिवार से निकलकर आता है, जहां एक छत के नीचे 3 पीढ़ियां रहती हैं, वहां से सुकून मिलेगा। इसलिए कब तक दौड़ोगे, कहां तक दौड़ोगे, अल्टीमेटली अंततः रुकना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। अगर स्वास्थ्य है तो आप धर्म पालन कर सकोगे, स्वास्थ्य है तो आप अर्थोपार्जन कर सकोगे, स्वास्थ्य है तो आप अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति कर सकोगे। और यदि आपका उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, तो भी स्वास्थ्य पर ही निर्भर है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका मूल आरोग्य यानी स्वास्थ्य में है। इसलिए आज आयुर्वेद दिवस के दिन मैं सारी सृष्टि से, सब लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अंधी दौड़ में मत दौड़िए। स्वास्थ्य बड़ी पूंजी है, उसको बचा कर रहिए, बढ़ा कर रखिए। प्रकृति के साथ साथ, प्रकृति के निकट, प्रकृति के साथ तालमेल बनाते हुए आप चलेंगे। अपने खान पान, रहन सहन और आचार विचार को आयुर्वेदिक जीवन शैली के अनुरूप बनाकर चलेंगे तो आरती ये स्वस्थ भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। सारे संसार को कल्याण का मार्ग यही भारत दिखाने वाला है। यही आयुर्वेद दिवस का संदेश है। तो सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने खान पान की बात करी, तो खान पान जो है वो हमारा किस तरह का होना चाहिए आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो? देखिए, इसकी एसओपी हमारे घर घर में बनी हुई थी, हमने उसको बुला दिया। पहली चीज, अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू रीजन। सीजन में जो चीजें पैदा होती है वो हमारी थाली में होनी चाहिए, जो चीजें पैदा होती हैं वो हमारी थाली में होना चाहिए। हम रहते भारत में हैं, हम दक्षिण भारत का खाएं, हम रहते भारत में हैं, हम मैक्सिकन खाएं, हम रहते भारत में हैं, हम इटालियन फूड खाएं। क्या जरूरत है कि उत्तर भारत के राजस्थान में, मैं जयपुर में रहता हूँ, यहाँ जो धान्य पैदा होते हैं, सर्दी में बाजरा खाएं, गर्मी में ज्वार मक्का खाएं, और जो सीजन के फल पैदा होते हैं, आप किसी बड़ी कॉन्टिनेंटल हॉट पे जाइए,
और जाकर दिसंबर जनवरी में पूछेंगे कि फ्रेश जूस है क्या, वो बताएंगे हाँ है। वाटरमेलन जूस नहीं भाई, वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूज, लीची, चेरी, जो जिस मौसम में पैदा हो रहा है उस मौसम में खाइए। और इसका सबसे बड़ा आधार क्या कि उस मौसम की चीज सबसे सस्ती होती है। केवल फैशन के लिए, केवल स्टेटस सिंबल के लिए हम बाहर से आयातित होने वाले फलों का, गैर सीजन में पैदा होने वाली सब्जियों का उपयोग न करें। इससे दो फायदे होंगे। एक, आसपास पैदा होने वाली चीजें हमको फ्रेश मिलेगी, उसमें कंटेमिनेशन नहीं होगा, उसमें कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, उससे हम बच सकेंगे। बाहर से, दूर से ट्रांसपोर्ट अगर कोई चीज आएगी तो भले आप उसको अपनी प्रतिष्ठा मान लीजिए, निश्चित रूप से वह अधपका होगा, वो खाने योग्य नहीं होगी, उसमें प्रिजर्वेटर मिला होगा, वह कोल्ड चेन के माध्यम से आप तक पहुंचेगा जो अंततः शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ताजा भोजन, स्थानीय भोजन और ऋतु के अनुसार भोजन, जो जिस ऋतु में पैदा हो रही उसको ध्यान देकर हम लेंगे तो आज रूखी सूखी खाने वाले भी, समय पर खाने वाले भी, अपने क्षेत्र में पैदा होने वाली चीजों को खाने वाले व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ हैं उनके बनिस्पत वे लोग जो केवल फैशन के लिए, वो केवल स्टेटस के लिए ऐसी चीजें जो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है उनसे बचना चाहिए। इसलिए कहूंगा मैं अपवाद स्वरूप युवा पीढ़ी 5 F ध्यान रखे। फास्ट फूड पहला F, बचे उनसे। इनके कुछ अपवाद हो सकते हैं, कभी कभी लिया तो अलग बात है। फास्ट फूड पहला F। दूसरा, फ्रोजन फूड, डिब्बा बंद जो भी आ रहा है वह किसी प्रिजर्वेटिव के द्वारा सुरक्षित किया हुआ है। तीसरा F है फास्ट फूड, फ्रोजन फूड। तीसरा है फ्राइड फूड, जितना डीप फ्राई किया हुआ होगा उतने ही उसके पोषक तत्व खत्म होंगे, उतना ही उसमें अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होगी, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होगा। तो फास्ट फूड, फ्रोजन फूड, फ्राइड फूड। चौथा F है फ्रिज्ड, डीप फ्रीज में डालकर रखे हुए उसकी पोषकता वैसे ही खत्म हो जाती है, उस भोजन की जीवनी शक्ति तो हमने पहले ही खत्म कर दी कुछ पकाने में, कुछ बची कुची को फ्रिज में डाल करके, तो वो जो जीवंतता और जीवनी शक्ति भोजन में रहनी चाहिए वो हमने फ्रिज कर इसको खत्म कर दी। ये चौथा F हो गया। और पांचवा है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड यानी नेचुरल फर्मेंटेशन होता है वहां तक ठीक है, परंतु इंस्टेंट अभी इच्छा हुई इडली बनानी है, इमीडिएट इनो डाल करके हमने इडली बनानी, तो इंस्टेंट फर्मेंटेशन करके जो हम खाते हैं, ऐसा पांचवा F। ये इनसे लोगों को बचना चाहिए। अपवाद हो सकते हैं। 4 S, उससे बचा करें, उनमें भी 4 के बजाय 5 ही कर लीजिए आप। बहुत साल्टी, बहुत नमकीन नहीं होना चाहिए, बहुत स्पाइसी, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, बहुत सोर, बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, बहुत स्वीट ये भी नहीं होना चाहिए, और सबसे ज्यादा बहुत स्ट्रेस। ये 5 S और 5 F इनका ध्यान रखेंगे तो अधिकांश बीमारियों से बच सकेंगे। जी, तो सर आज के इस खास दिवस पर हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा, अपने आप को पहचाने, अपनी विरासत को पहचाने, अपने स्वास्थ्य की कीमत को जाने। स्वास्थ्य की कीमत पर पैसा कमा भी लिया, एक समय ऐसा आएगा, पैसा होगा और स्वास्थ्य नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ी वेल्थ स्वास्थ्य है, और इस स्वास्थ्य को पालन करने में, स्वास्थ्य को बढ़ाए रखने में आयुर्वेद और योग सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा वरदान है हमारे लिए। इनकी प्रैक्टिस को हम अपने जीवन में अपनाएं। आसपास कहीं भी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक हो, उनसे परामर्श लें। अपने खान पान, रहन सहन और आचार विचार को दुरुस्त रखकर हम 100 साल तक जीने की गारंटी ले सकते हैं। सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सी जानकारियाँ और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको श्रोताओं को मेरी ओर से आयुर्वेद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें, सब दुख रहित रहें। जय आयुर्वेद। तो दोस्तों, आयुर्वेद दिवस हमें ये याद दिलाने का दिन है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारा ज्ञान कितना विशाल। ये सिर्फ भारत की धरोहर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए वरदान है। तो क्यों ना आज हम ये संकल्प लें कि जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करेंगे, प्राकृतिक भोजन, सही समय पर सोना जागना, योग और ध्यान अपनाएंगे। तो आशा है आपको हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद जीवन का विज्ञान पसंद आया होगा। तो आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और आयुर्वेद की राह पर चलते हुए जीवन को और भी सुंदर बनाएं। तो इसी संदेश के साथ अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। सभी को मेरा नमस्कार और आप सुनते रहिए
अपना रेडियो 96.9 एफएम। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 एफएम।